एनसीईआरटी के कक्षा 11 के प्राचीन भारत का अध्याय 3 प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। स्थूल रूप से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली साहित्यिक, दूसरी पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोतों में वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अन्य साहित्य को तथा इसके अलावा विदेशियों द्वारा लिखे गए वृत्तांतों को शामिल किया जा सकता है। प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए हमारे पास विविध प्रकार के स्रोत हैं। स्थूल रूप से प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोतों में वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अन्य साहित्य को इसके अलावा विदेशियों द्वारा लिखे गए वृत्तांतों को शामिल किया जा सकता है। पुरातत्व के स्थूल शीर्ष के अंतर्गत हम पुरालेखों, सिक्कों, स्थापत्य अवशेषों, पुरातात्विक अन्वेषणों तथा उत्खननों पर विचार कर सकते हैं, जिनसे नई जानकारी के नए नए मार्ग प्रशस्त हुए हैं। साहित्यिक स्रोत। भारत के इतिहास के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास की विश्वसनीयता के बारे में बहुत वाद विवाद रहा है। यह मत प्रकट किया जाता है कि अधिकांश भारतीय साहित्य का स्वरूप धार्मिक है और भारतीयों द्वारा पुराणों और महाकाव्यों जैसे जिस साहित्य के इतिहास होने का दावा किया जाता है, उनमें घटनाओं और राजाओं की कोई निश्चित तिथियां नहीं दी गई हैं। बहुत से उत्कीर्ण लेखों, सिक्कों और स्थानीय वृत्तांतों से इतिहास लेखन के कुछ प्रयत्नों का संकेत अवश्य मिलता है। पुराणों और महाकाव्यों में इतिहास के प्रारंभिक तत्व सुरक्षित हैं। हमें राजाओं की वंशावलियों और उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, लेकिन कालक्रम के अनुसार उनका विन्यास करना कठिन है। वैदिक साहित्य जो है वो उसमें मुख्यतः 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पूर्णतः एक अलग भाषा में है, जिसे वैदिक भाषा कहा जाता है। इसकी शब्दावली बहुत व्यापक और कई बार व्याकरणिक प्रयोगों की दृष्टि से बिल्कुल भिन्न है। इनके उच्चारण का एक सुनिश्चित ढंग है, जिनमें किसी अक्षर विशेष पर बल दिए जाने से अर्थ जो है वो पूर्णतः बदल जाता है। इसी कारण से वेदों के उच्चारण के ढंग को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए विस्तृत विधियां तैयार की गई हैं। घन, जटा और पाठ के अन्य प्रकारों से हम न केवल मंत्र का अर्थ निर्धारित कर सकते हैं, बल्कि उस मौलिक तान को सुन सकते हैं जिनमें इनका गायन हजारों वर्ष पहले किया जाता था। इन्हीं पाठ पद्धतियों के कारण वेदों में कोई प्रक्षेपण करना संभव नहीं है। हम वेदों में राजनीतिक इतिहास का कोई खास चिन्ह नहीं ढूंढ सकते, लेकिन उनसे हमें वैदिक काल की संस्कृति और सभ्यता की विश्वसनीयता की झलक मिल सकती है। वेदों को उपयुक्त रूप से समझने के लिए 6 वेदांग तैयार किए गए हैं। ये हैं शिक्षा, स्वर विज्ञान, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, निरुक्त, व्युत्पत्ति विज्ञान, छंद और ज्योतिष, खगोल विज्ञान। प्रत्येक वेदांग के विषय के बारे में विश्वसनीय साहित्य का विकास हुआ है, जो सूत्र रूप में है। यह गद्य में अभिव्यक्ति का बहुत यथार्थ और सुनिश्चित रूप है, जो प्राचीन भारतीयों द्वारा विकसित किया गया था। संस्कृत के महान व्याकरण पाणिनि के अष्टाध्यायी, जिसके 8 अध्याय हैं, सूत्रों में लिखने की इस उत्कृष्ट कला की चरम परिणति है, जिनमें प्रत्येक अध्याय बड़े सुनिश्चित रूप से परस्पर गुंथा हुआ है। वेदों के अलावा ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों को भी वैदिक साहित्य में शामिल किया जाता है। इन्हें उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक कर्मकांड का विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है और आरण्यक ग्रंथों में उपनिषदों एवं आध्यात्मिक दार्शनिक समस्याओं के बारे में चर्चा की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक कर्मकांड और आरण्यक ग्रंथों और उपनिषदों में आध्यात्मिक और दार्शनिक समस्याओं के बारे में चर्चा की गई है।
पुराण जिनकी संख्या 18 है। मुख्यतः ऐतिहासिक विवरण है। ऐतिहासिक अध्ययन की 5 शाखाएं पुराणों की विषय वस्तु बनती हैं। सर्ग, सृष्टि की उत्पत्ति। प्रतिसर्ग, सृष्टि का प्रत्यावर्तन एवं प्रतिविकास। मनवंतर, समय की पुनरावृत्ति। वंश, राजाओं और ऋषियों की वंशावलियां। वंशानुचरित, कुछ चुने हुए पात्रों की जीवनियां। बाद में तीर्थों और उनके महात्म्य के वर्णन को भी इसमें शामिल किया गया था। 2 महाकाव्यों अर्थात रामायण और महाभारत का उपयोग भी स्रोत के रूप में किया जा सकता है। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि इन ग्रंथों में निरंतर प्रक्षेपांश जोड़े जाते रहे हैं। जैन और बौद्ध साहित्य प्राकृत एवं पाली भाषाओं में लिखा गया था। प्राकृत संस्कृत भाषा का एक रूप था और प्राकृतिक जैन साहित्य अधिकांशतः, जो प्रारंभिक जैन साहित्य है वो अधिकांशतः प्राकृत भाषा में लिखा गया। पाली को प्राकृत भाषा का एक रूप समझा जा सकता है जिसका चलन मगध में था। अधिकांश प्रारंभिक बौद्ध साहित्य इसी भाषा में लिखा गया। बौद्ध भिक्षुओं के साथ यह भाषा श्रीलंका में पहुंची, जहां यह एक जीवित भाषा है। अशोक के शासनाधीश में भी इसी भाषा, शासनाधीश जो है वो भी इसी भाषा में है। चूँकि आधुनिक इतिहासकारों ने पुराणों में वर्णित अधिकतर राजवंशों को नकार दिया है तथा महावीर और बुद्ध को ऐतिहासिक व्यक्तित्व माना है, इसलिए पौराणिक राजवंशों के केवल उन भागों को स्वीकार किया गया है जिनकी अनुपूर्ति और पुष्टि बौद्ध तथा जैन साहित्य द्वारा होती है। जातक कथाओं के नाम से प्रसिद्ध बौद्ध कृतियों को भी कुछ ऐतिहासिक महत्व दिया जाता है क्योंकि उनका संबंध बुद्ध के पूर्व जन्मों से है। ऐसी 550 से अधिक कथाएं हैं। जैन साहित्य में भी कुछ ऐसी सूचना शामिल है जिससे हमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में सहायता मिल सकती है। धर्म सूत्रों और स्मृतियों में सर्वसाधारण और शासकों के लिए नियम और विनियम आधारित है। आधुनिक अवधारणा के रूप में इन्हें प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था और समाज के लिए संविधान एवं विधि पुस्तकों का नाम दिया जा सकता है। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इनका संकलन 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच किया गया था। इनमें मनुस्मृति सबसे अधिक प्रसिद्ध है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कि एक राजतंत्र से संबंधित ग्रंथ है, यह मौर्य काल में लिखा गया था। यह पुस्तक 15 अध्यायों या अधिकरणों में विभाजित है। विभिन्न अध्याय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न विषयों के बारे में है। यह प्रतीत होता है कि कौटिल्य द्वारा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र का अंतिम संस्करण लिखे जाने से पहले राजतंत्र के बारे में लिखने और शिक्षा देने की परंपरा विद्यमान थी, क्योंकि कौटिल्य ने इस क्षेत्र के अपने पूर्ववर्ती लेखकों के प्रति अपना आभार प्रकट किया है। विशाख दत्त द्वारा लिखित नाटक मुद्रा राक्षस में भी समाज और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। कालिदास का नाटक मालविकाग्निमित्रम पुष्यमित्र सुंग काल के शासनकाल की कुछ घटनाओं पर आधारित है। सुंग राजवंश का उदय मौर्य वंश के बाद हुआ था। भास और शूद्रक ऐसे अनेक कवि हैं जिन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित नाटक लिखे। वानभट्ट की कृति हर्षचरित बहुत से ऐतिहासिक तथ्यों पर प्रकाश डालती है जिनकी जानकारी हमें अन्यथा प्राप्त न होती। वाकपति ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन के कारनामों पर आधारित गौड़वहो नामक, वाकपति की रचना है गौड़वहो नामक पुस्तक लिखी। इसी प्रकार विल्हन द्वारा रचित विक्रमादेव चरित में उत्तरवर्ती चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के विजयाभियानों का उल्लेख है। इसी तरह विभिन्न राजाओं के जीवन के आधार पर लिखी गई कुछ अन्य रचनाएं हैं। जय सिंह का कुमार पाल चरित, हेमचंद्र का कुमार पाल चरित अथवा द्रव्याश्रम महाकाव्य, न्यायचंद्र का हमीर काव्य, पद्मगुप्त का नौ साहसांक चरित्र, बिल्लाल का भोज प्रबंध, चंद्रवरदायी का पृथ्वीराज रासो। किंतु कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ इतिहास लेखन का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसकी प्रशंसा आधुनिक इतिहासकारों द्वारा की गई है।
ऐतिहासिक अनुसंधान के उस विवेचनात्मक तरीके और ऐतिहासिक तथ्यों के निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के कारण उसे आधुनिक इतिहासकारों से बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हुआ है। संगम साहित्य में दक्षिण भारत के बहुत से राजाओं और राजवंशों का वर्णन किया गया है। राजाश्रित कवियों के समूहों द्वारा समय समय पर रचित कविताओं के संकलनों को संगम साहित्य कहा जाता है। संगम साहित्य की कविताओं की कुल मिलाकर 30,000 पंक्तियां हैं। ये कविताएं दो मुख्य समूहों अर्थात पदिनेन किलनक्कु और पत्तुपातु में विभाजित है। पूर्वोक्त समूह उत्तरोक्त समूह से पुराना है। संगम साहित्य में कई छोटी और लंबी कविताएं शामिल हैं जो अनेक कवियों द्वारा अपने संरक्षक राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई थी। कुछ राजाओं और घटनाओं की पुष्टि उत्कीर्ण लेखों से भी होती है। इस साहित्य में सामान्यतः 4वीं शताब्दी ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन है। संगम साहित्य में विदेशी विवरण। प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुत सी जानकारी के लिए हम विदेशियों के लिए ऋणी हैं। कई विदेशी उत्कृष्ट लेखों जैसे डेरियस के लेखों में भारत का उल्लेख है। हेरोडोटस और टेसियस के लेखों में भारत का उल्लेख है। हेरोडोटस और टेसियस ने अपनी जानकारी फारसी स्रोतों से प्राप्त की थी। हेरोडोटस अपनी पुस्तक हिस्ट्रीज में हमें भारत और फ्रांस के संबंधों के बारे में जानकारी देता है। एरियन ने सिकंदर द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण के बारे में विस्तृत विवरण दिया था, जो उन लोगों की सूचना पर आधारित था जो इस अभियान में भारत आए थे। यूनानी राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में अपने राजदूत भेजे गए, उनमें से कुछ के नाम हैं मेगास्थनीस, डैमिकस और डायनीसियस। मेगास्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने भारत के बारे में इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी। मूल पुस्तक लुप्त हो गई है, लेकिन बाद के लेखकों की पुस्तकों में दिए गए उद्धरणों से हमें इसके बारे में कुछ जानकारी मिलती है। एक अज्ञात यूनानी लेखक जो मिस्र में जा बसा था, लगभग सन 800 ईस्वी में भारतीय तट की अपनी व्यक्तिगत यात्रा के आधार पर पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक एक पुस्तक लिखी थी। उसने भारत के समुद्री तटों के बारे में बहुमूल्य सूचना दी। एक अन्य लेखक टॉलेमी ने 2वीं शताब्दी ईस्वी में भारत के बारे में एक भौगोलिक निबंध लिखा था। यूनानियों द्वारा भारत के बारे में लिखित अधिकांश साहित्य गौण अथवा दूसरी श्रेणी के स्रोतों पर आधारित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक भूले और परस्पर विरोधी बातें सामने आईं। इसलिए यूनानी स्रोतों का उपयोग करते समय सावधानी बरतना जरूरी है। ये लोग देश की भाषा और उसके रीति रिवाजों से अनभिज्ञ थे। उनकी सूचना अविश्वसनीय तथ्यों और काल्पनिक बातों से भरी पड़ी है। मेगास्थनीस के वृत्तांत के साथ ही सिकंदर के साथ आए लोगों के लेख लुप्त हो गए हैं और केवल बाद की कृतियों में उल्लिखित उद्धरणों के रूप में टुकड़ों में उपलब्ध हैं। चीनी यात्री समय समय पर भारत आते रहे थे। वे बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने और बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आए थे, इसलिए उनके विवरणों का झुकाव कुछ हद तक बौद्ध धर्म की ओर है। चीनी परंपरा में ऐसे यात्रियों की एक लंबी सूची सुरक्षित है, जिनमें 3 प्रमुख यात्री थे। फाहियान, जो कि 5वीं शताब्दी में भारत आया था। वेनसांग और इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आए। उन्होंने काफ़ी विस्तृत विवरण दिए हैं, जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया जा चुका है। वेनसांग ने हर्षवर्धन और उत्तर भारत के कुछ समकालीन राजाओं के बारे में बहुत अधिक रोचक और महत्वपूर्ण विवरण दिया। फाहियान और वेनसांग ने देश के बहुत से भागों की यात्रा की थी, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान बौद्ध धर्म का कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण दिया है। उदाहरण के लिए वेनसांग ने हर्षवर्धन का वर्णन बौद्ध धर्म के अनुयायी के रूप में लिखा, जबकि पुरालेखीय अभिलेखों में हर्ष ने अपने आप को शिव का भक्त बताया है। किंतु इस तथ्य पर विचार करते हुए कि भारतीय शासक अपने प्रजाजनों की भांति बहुत धार्मिक लोग थे, किसी विदेशी के लिए भ्रमित होना कठिन नहीं है। कुछ अरबों ने भी भारत के बारे में अपने विवरण छोड़े हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध नाम है अबू हिरन का, जिसे अल बिरूनी भी कहा जाता है।
अलबरूनी के नाम से भी जाना जाता है, और यह महमूद गजनवी का समकालीन था। अलबरूनी, उसके द्वारा कही गई बातें भारतीय समाज और संस्कृति के बारे में उसके ज्ञान पर आधारित हैं, जो उसने साहित्य के माध्यम से अर्जित किया था। इसके लिए उसने संस्कृत का अध्ययन किया था, किंतु उसने अपने समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। पुरातात्विक स्रोत, भारत के अतीत के पुनर्निर्माण के लिए पुरातात्विक स्रोतों का उपयोग करना केवल 2 शताब्दी पहले ही शुरू हुआ था। यह स्रोत न केवल हमारे अतीत के बारे में हमारे ज्ञान की अनुपूर्ति करते हैं, बल्कि उनसे हमें कुछ ऐसी सामग्री प्राप्त हुई है जो हमें अन्यथा नहीं मिल सकती थी। 1920 के दशक तक भी आमतौर पर यह माना जाता था कि भारतीय सभ्यता लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुई थी, लेकिन मोहनजोदड़ो, कालीबंगन और हड़प्पा में हुई खुदाइयों से भारतीय सभ्यता की शुरुआत का समय लगभग 5000 ईसा पूर्व तक पीछे चला गया। वहां प्राप्त हुई प्रागैतिहासिक कला वस्तुओं से पता चलता है कि यहाँ पर मानवीय क्रियाकलाप लगभग 20 लाख वर्ष पहले प्रारंभ हो गए थे। हम अभिलेख शास्त्र और मुद्रा शास्त्र जैसी शाखाओं से भी बहुत लाभान्वित हुए हैं, जिनके बिना भारत के अतीत के बारे में हमारा ज्ञान बहुत सीमित होता। मुद्रा शास्त्रीय स्रोतों के बिना हमें अधिकतर भारतीय, यूनानी, शक, पार्थियन और कुषाण राजाओं के बारे में कोई जानकारी प्राप्त न होती। धर्म के बारे में अशोक के विचार और समुद्रगुप्त तथा राजाओं की विजय गाथाओं के विवरण उनके पुरालेखों के बिना जो है वो अज्ञात बने रहते। उत्कीर्ण लेख, इतिहास लेखन का सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत है उत्कीर्ण लेख। चूँकि उत्कीर्ण लेख एक समकालीन अभिलेख रिकॉर्ड होता है, इसलिए वह छेपकों से मुक्त होता है। यह उसी रूप में उपलब्ध होता है जिस रूप में उसकी रचना की गई थी और उसे पहली बार उत्कीर्ण किया गया था। बाद की अवस्था में इसमें कुछ जोड़ना लगभग असंभव होता है, लेकिन भोजपत्र, ताम्रपत्र, कागज आदि जैसी कोमल वस्तुओं पर लिखे गए अभिलेखों के बारे में यह बात सही नहीं कही जा सकती, क्योंकि इनकी बार बार नकल तैयार किए जाने की ज़रूरत होती थी, क्योंकि पुरानी पांडुलिपियाँ कालांतर में जर्जर अथवा खराब होने लगती थी। नकल करते समय कुछ गलतियां हो जाती थी और कई बार उनमें अपनी ओर से कुछ और बातें जोड़ दी जाती थी। उत्कीर्ण लेखों में ऐसा करना संभव नहीं है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र यानी एपिग्राफी कहा जाता है। उत्कीर्ण लेखों की लिपि से भी इतिहासकारों को कई प्रकार की सहायता मिलती है। लिखने की सबसे प्राचीन प्रणाली हड़प्पा की मुद्राओं सील में पाई जाती है, लेकिन उसे पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है। इसलिए अशोक के उत्कीर्ण लेखों की लेखन प्रणाली को सबसे प्राचीन माना जाता है। ये लेख 4 लिपियों में लेखबद्ध है। अफगानिस्तान में अपने साम्राज्य से उसने अपने शासनादेशों के लिए अरमाइक और यूनानी लिपियों का उपयोग किया। पाकिस्तान के क्षेत्र में खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल किया। खरोष्ठी लिपि जो भारतीय भाषाओं की वर्णमाला पद्धति के आधार पर विकसित हुई थी, दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। उत्तर में उत्तरांचल में कलसी से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैले अशोक के शेष साम्राज्य में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया। अशोक के बाद उत्तरवर्ती शताब्दियों के राजाओं द्वारा इस लिपि को अपनाया गया। ब्राह्मणी लिपि के बारे में सबसे अधिक दिलचस्प बात यह है कि इसके अलग अलग अक्षरों को प्रत्येक शताब्दी में संशोधित किया जाता रहा है और इस प्रक्रियाओं में भारत की सभी लिपियों का विकास हुआ, जिनमें दक्षिण की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लिपियां तथा उत्तर की नागरी, गुजराती और बांग्ला आदि लिपियां शामिल हैं। अलग अलग अक्षरों के संशोधन करने से एक और लाभ हुआ कि इसे मोटे रूप से यह पता लगाना संभव हो गया कि उत्कीर्ण लेख किस काल अथवा शताब्दी में अंकित किया गया था। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। किंतु समय बीतने के साथ अपनी प्राचीन लिपियों में भारतीयों की रुचि समाप्त हो गई और इसलिए वे अपने लिखित इतिहास के अधिकांश भाग को भूल गए। जब 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में पुरालेखीय अध्ययन शुरू हुए तो केवल 10वीं शताब्दी तक
के उत्कीर्ण लेखों को ही कुछ कठिनाई के साथ पढ़ा जा सका, लेकिन इससे पहले के पूरा लेखों का अर्थ लगाना आसान नहीं था। कुछ पश्चिमी विद्वानों ने बहुत परिश्रम करके और बहुत ध्यानपूर्वक वर्णों की सारणियाँ तैयार की, लेकिन अशोक के समय की वर्णमाला को पूरी तरह से तैयार करने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है, जिसने यह कार्य 1837 में पूरा किया। इसके बाद का पूरा लेखों का अध्ययन करना अपने आप में एक अलग विषय बन गया। पुरालेखीय सामग्री के मामले में भारत विशेष रूप से समृद्ध है। अशोक के शिलालेखों की अपने आप में एक अलग श्रेणी है। ये उसके शासनकाल के विभिन्न वर्षों में उत्कीर्णित किए गए थे। उन्हें राज्यादेश या शासनादेश कहा जाता है, क्योंकि ये राजाओं के आदेश अथवा उसकी इच्छा के रूप में प्रजा के लिए प्रस्तुत किए गए थे। उनसे अशोक की छवि और उसके व्यक्तित्व की एक झलक मिलती है, एक ऐसे परोपकारी राजा के रूप में मिलती है जिससे न केवल अपनी प्रजा बल्कि समूची मानव जाति के कल्याण की चिंता थी। शिलालेखों से पता चलता है कि भारतीय, यूनानी, शक, क्षत्रप और कुषाण राजाओं ने 2 अथवा 3 शताब्दियों में भारतीय नाम अपना लिया। इन शिलालेखों से यह भी पता चलता है कि वे अन्य किसी भारतीय की तरह सामाजिक और धार्मिक कल्याण के लिए कार्य करते रहते थे। शिलालेखों में संस्कृत का भी प्रयोग किया जाने लगा था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो 2री शताब्दी का है, के मध्य लिखा गया था, प्रांजल संस्कृत का एक उदाहरण समझा जाता है। गुप्त काल से संस्कृत को एक प्रमुख स्थान मिलना शुरू हो गया था। इलाहाबाद के स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का सारांश दिया गया है। इस एक में उत्कीर्ण लेख के अभाव में यह महान गुप्त नरेश भारत के इतिहास में अज्ञात बना रहता। गुप्त काल के अधिकतर पुरालेखों में वंशावलियों का वर्णन है। आगे आने वाले राजवंशों में इसका प्रयोग होने लगा। वे इन लेखों में अपनी विजय अथवा अपने पूर्वजों की उपलब्धि, अपने पौराणिक मूल का विवरण देते थे। चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने अपने ऐहोल के शिलालेख में अपने घराने की वंशावली और उपलब्धियों का विवरण दिया है। इसी प्रकार भोज ने अपने ग्वालियर शिलालेख में अपने पूर्वजों और उनकी उपलब्धियों का पूरा वर्णन दिया है। शिलालेखों से हमें विद्वान ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि, जो सभी करों से मुक्त होती थी, के बारे में पता चलता है। इन्हें अग्रहार कहा जाता है। सिक्के ज्ञान की उस शाखा को जिनमें सिक्कों का अध्ययन किया जाता है मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। इसे भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण का दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाता है। पहला स्थान उत्कीर्ण लेखों का है। लाखों सिक्के प्राप्त हुए और वे भारत तथा विदेशों के संग्रहालयों में संग्रहित हैं। सिक्के अधिकतर एक साथ बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं, जो खेतों को खोदते समय अथवा इमारतों, सड़कों आदि के निर्माण के लिए नींव की खुदाई करते समय पाए जाते हैं। सुनियोजित उत्खननों के दौरान पाए गए सिक्कों की संख्या कम है, लेकिन वे बहुमूल्य हैं क्योंकि उनके कालक्रम और सांस्कृतिक संदर्भ को सही निर्धारित किया जा सकता है। सबसे पहले के सिक्के, जिन्हें आहत यानी पंचमार्क सिक्के कहा जाता है, चांदी और तांबे के हैं। कुछ सोने के आहत सिक्के भी मिले हैं, लेकिन वे बड़े दुर्लभ हैं और उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। इसके बाद भारतीय, यूनानी अथवा हिंद यवन सिक्के हैं। ये भी चांदी और तांबे के हैं और कोई सोने के भी हैं। कुषाणों ने अधिकांश सोने और तांबे के सिक्के चलाए थे। गुप्त सम्राटों ने अधिकतर सोने और चांदी के सिक्के जारी किए थे, लेकिन सोने के सिक्के काफ़ी संख्या में हैं। कुषाणों के द्वारा सोने और तांबे के सिक्के और गुप्तों के द्वारा सोने और चांदी के सिक्के, जिनमें सोने के सिक्कों की संख्या काफ़ी है। पंचमार्क सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं और उन पर केवल प्रतीक अंकित है।
प्रत्येक प्रतीक को अलग से अंकित किया गया है जो कई बार किसी दूसरे प्रतीक पर अंकित हो गया है। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक तथा दूर दक्षिण में भी मिले हैं। उन पर कोई शब्द अथवा लेख अंकित नहीं है। भारतीय यूनानी सिक्कों पर बड़ी सुंदर कलात्मक आकृतियां देखने को मिलती हैं। उनके मुख्य भाग पर राजा की तस्वीर अथवा उसकी आवश्यक आकृति वास्तविक प्रतीत होती है। सिक्कों के पृष्ठभाग पर किसी देवता की मूर्ति अंकित होती है। मुख्य भाग पर राजा की और पृष्ठभाग पर देवता की। इन सिक्कों के द्वारा हमें उन 40 से अधिक भारतीय यूनानी शासकों का पता चलता है जिन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम के एक छोटे से क्षेत्र पर शासन किया था। हमें उन अनेक शक पार्थियन राजाओं का पता चलता है जिनके बारे में हमें अन्य किसी स्रोत से जानकारी नहीं मिलती। कुषाणों ने अधिकतर सोने के सिक्के और कई तांबे के सिक्के भी जारी किए थे जो उत्तर भारत में बिहार तक के अधिकांश भागों में पाए गए। उन पर प्रारंभ से ही भारतीय प्रभाव दिखाई देता है। बी कटफेसियस ने के सिक्कों पर बैल के पास सर्व में खड़े शिव की आकृति अंकित है। इन सिक्कों पर अंकित लेख में राजा ने अपना उल्लेख महेश्वर अर्थात शिव के भक्त के रूप में किया है। कनिष्क, हुविष्क और वसुदेव आदि सभी के सिक्कों पर यही लेख अंकित है। कुषाणों के सिक्कों पर बहुत से फारसी और यूनानी देवी देवताओं के अलावा अनेक भारतीय देवी देवताओं की आकृतियां दर्शाई गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सिक्कों के टंकन के मामले में गुप्त वंश के राजाओं ने कुषाणों की परंपरा का अनुसरण किया। उन्होंने अपने सिक्कों का पूरी तरह से भारतीयकरण कर दिया। सिक्कों के मुख पर राजाओं को सिंह अथवा गेंडे का शिकार करते हुए, धनुष अथवा परशु पकड़े हुए, कोई वाद्य यंत्र बजाते हुए अथवा अश्वमेध यज्ञ करते हुए दिखाया गया है। पुरातात्विक स्मारक, उत्खनन और अन्वेषण। पुरालेखीय और मुद्रा शास्त्रीय स्रोतों के अलावा बहुत से अन्य पुरातन अवशेष हैं जो हमारे अतीत के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। समूचे देश में गुप्त काल से लेकर हाल के समय तक के मंदिर और मूर्तियां पाई जाती हैं। इनसे भारतीयों के स्थापत्य और उनकी कला के इतिहास की जानकारी मिलती है। उन्होंने पश्चिम भारत की पहाड़ियों में बड़ी बड़ी गुफाएं खोदकर मुख्यतः चैत्य और विहार बनवाए थे। चट्टानों को बाहर से काटकर विशाल मंदिर बनाए गए हैं, जैसे एलोरा का कैलाश मंदिर और मामल्लपुरम का रथ। खुदाई में बड़ी संख्या में पत्थर, धातु और पक्की मिट्टी की आकृतियां मिली हैं जो हमें उस समय के कलात्मक क्रियाकलापों की कहानी कहती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के नगरों की खोज सर्वविदित है। इनकी खोज से भारतीय संस्कृति और सभ्यता की पुरातनता 2000 वर्ष पीछे चली गई है। कालीबंगन, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी आदि स्थानों पर बाद में हुई खोजों से इस सभ्यता का प्रसार गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक होने का पता चलता है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को भारतीय इतिहास का अंधकार युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल के बारे में कोई अधिक जानकारी प्राप्त नहीं थी। 1950 के दशक से काले और लाल रंग के बर्तनों, चित्रित धूसर बर्तनों वाली संस्कृतियों तथा मालवा और जोरवे संस्कृतियों की पुरातात्विक खोजों से कालक्रम संबंधी अंतरालों को ही नहीं बल्कि भौगोलिक अंतरालों को भरने में भी सहायता मिली है। पुरातात्विक खोजों से हमें अब इस बात का पता चलता है कि भारतीयों ने 8000 वर्ष पहले भेड़ों और बकरियों को पालतू बना लिया था तथा खेती शुरू कर दी थी। इसके अलावा लगभग 1600 ईसा पूर्व में लोहे का नियमित रूप से इस्तेमाल होने लगा था। पुरातात्विक उत्खननों से बौद्ध काल के तक्षशिला, कौशाम्बी, काशी, राजघाट, अयोध्या, वैशाली, बोध गया आदि नगर प्रयास में आए। कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध तक्षशिला के अलावा इनमें से बाकी सभी स्थानों पर गए थे।
प्राग इतिहास के क्षेत्र में किए गए अनुसंधानों से पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप में मानवीय गतिविधियां बहुत पहले अर्थात लगभग 20 लाख वर्ष पहले शुरू हो गई थी। कश्मीर और नर्मदा घाटियों में ऐसे औजार व अवशेष मिले बताए गए हैं जिनके इसके अलावा पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि भारत में शैल चित्रकला की परंपरा 12,000 वर्षों से अधिक पुरानी है। अब अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। पहला है निम्नलिखित को स्पष्ट करें। कौन कौन सा? अभिलेख शास्त्र क्या है, मुद्रा शास्त्र क्या है, उत्कीर्ण लेख, पुरातत्व, लिपि, पुरालिपि विद्या, उत्खनन और अन्वेषण। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। 6 वेदांग, भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत और बौद्ध साहित्य। तीसरा प्रश्न है अतीत काल के अध्ययन के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें। चौथा प्रश्न है उत्कीर्ण लेख क्या हैं, भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास के अध्ययन के लिए वे किस प्रकार महत्वपूर्ण हैं। पांचवा प्रश्न है अतीत के अध्ययन के लिए सिक्कों के महत्व के बारे में चर्चा करें। इतिहास के विभिन्न स्रोत देखने के लिए संग्रहालय जाएं, उन्हें पहचानने की कोशिश करें। ये सब आपके क्रियाकलाप है। इतिहास के विभिन्न स्रोत दर्शाने के लिए एक समुचित चित्र बनाएं। कुछ स्मारकों के पोस्टर तैयार करें। धन्यवाद।